अगर आप सैलरी से इनकम अर्न करते हो और ये सैलरी की जो इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है या फिर आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी बनता है, तो आईटीआर में ये सैलरी की इनकम को आपको कैसे रिपोर्ट करना है ये आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा जब आप सैलरी की इनकम को रिपोर्ट करते हो। ओके। तो ये शेड्यूल के अंदर होता है। जब आप शेड्यूल सैलरी के शेड्यूल में जाओगे तो ये डिटेल भरनी होती है। तो हम जो पहले वाले जो स्टेप्स हैं उसको हमें आई थिंक आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब सैलरी का जो पूरा टेबल है वो आपको कैसे फिल करना है वो मैं बताऊंगा। तो जैसे कि ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बताया जाएगा, सैलरी एज पर 17(1). अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेटा डालना है। ओके, फॉर्म 16 में आपको 17(1), 17(2) और 17(3) मिल जाएंगे। अब जिनको नहीं पता है तो उसको मैं बता दूं कि 71 होता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस के लिए। तो आपका जो भी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके। देन आपके जो परक्विजिट्स हैं, मीन्स सैलरी को छोड़ के और सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई है। कई बार मॉनिटरी होता है, कई बार नॉन मॉनिटरी जो प्रोविजंस होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसका एक कैलकुलेशन आता है, वो आपको जस्ट आपके फॉर्म 16 में, आई थिंक फॉर्म 16 में 12 BA फॉर्म होगा परक्विजिट के लिए। अदरवाइज फॉर्म 16 का पार्ट बी होगा, उसमें भी कैलकुलेशन में ये वैल्यू एंटर की होगी। तो आपके फॉर्म 16 में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे परक्विजिट्स दिखाना है। लास्ट वाला जो होता है 17(3) वो होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो वो भी आपको अगर मेंशन है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, तीनों की डिटेल मेंशन करनी है। कोई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो आपको सैलरी वाला जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे ही आपकी जो पूरी सैलरी होती है, साल की जो भी सैलरी बनती है वो एंटर करनी है। अब थोड़ा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको कंट्री चूज़ करना है। और ये किसके लिए चूज़ करना है तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 89A में कुछ कंट्रीज़ नोटिफाइड की गई है, हम इसे नोटिफाइड कंट्री बोल सकते हैं। वहाँ से आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, मीन्स आप वहाँ पे काम करते थे और अब रिटायर हो गए और उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी और वो कंट्री के सामने जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल है, ये वाले जो भी बॉक्स नज़र आ रहे हैं उसमें आपको रिपोर्ट करनी बनती है। आगे बढ़े तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो नहीं कहेंगे लेकिन एग्जेम्पशन जो कुछ होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अलाउंसेस कई तरह के होते हैं। ये अलाउंसेस में कई बार अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं कि आपको बेसिक सैलरी को छोड़ के कुछ और आपको मॉनेटरी प्रोविज़न किया जाता है। जैसे आपके कोई खर्चे बनते हैं, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, तो यूनिफॉर्म को अच्छा रखने के लिए, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बच्चों का हॉस्टल का अगर खर्च है तो हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है। वैसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो कई तरह के ऐसे अलाउंसेस हैं। ओके। तो ये जो अलाउंसेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के अलाउंसेस होते हैं और उसमें डिफरेंट तरीके से एग्जेम्पशन भी क्लेम किया जाता है। जैसे कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको भले ही कितना भी अलाउंस दिया गया हो लेकिन आपने जितना खर्च किया होगा उतना अमाउंट आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट ले सकते हो, मीन्स सैलरी में से वो घटाया जाएगा। ओके, मीन्स आपने वो खर्च किया, आपको 5,000 मिल रहे थे यूनिफॉर्म अलाउंस और साल का जोड़ दे तो 60,000 हो गया और आपका खर्चा ही 60,000 हो गया है, तो 60,000 आप यहाँ पे एग्जेम्पशन में यूनिफॉर्म अलाउंस पूरा आपका यूनिफॉर्म अलाउंट पे जो भी मीन्स वो टैक्सेबल ही नहीं बनता है क्योंकि पूरा अमाउंट आपने यूज़ कर लिया है। वैसे कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें लिमिट स्पेसिफाई होती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो उसमें बोला गया है कि हर बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ हो, 1200 होंगे और 2 बच्चों को जोड़ लोगे तो 2400 रुपये होंगे पूरे साल के लिए। अब आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भले ही 50,000 क्यों ना मिल गया हो लेकिन आप 2400 तक ही उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे। वैसे कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है, जैसे एचआरए का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। हाउसिंग रेंट अलाउंस मिल रहा है आपको और आप रेंट पे रह रहे हो तो एक कैलकुलेशन होता है जिसमें 3 वैल्यू होती है कि कितना आप रेंट पे करते हो,
देन आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी जो 4 सिटी होती है उसमें से आप बिलोंग करते हो तो 50% ऑफ आप बेसिक सैलरी एंड डीएनएस काउंट करना होता है। अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी हो तो 40% हो जाता है वो वैल्यू। और तीसरा जो फिगर होता है जो एक्चुअल एचआरए होता है उसमें से 10% सैलरी के घटाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। अदरवाइज़ अभी के लिए इतना समझिए, इन ब्रीफ के जो भी अलाउंसेस होते हैं उसकी जो एक इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अलाउंसेस पे जो भी एग्जामेशन आप क्लेम कर सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे अलाउंस आपको पिक करना पड़ेगा और उसमें कितना एग्जामेशन मिलता है ये बॉक्स में बताना पड़ेगा। कोई और अलाउंस है तो ऐड अनदर से आप जोड़ सकते हो। अच्छा, इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89 ए, ये होता है आपका रिलीफ, एरियर्स का रिलीफ। मीन्स पिछले साल की भी सैलरी आपको ये साल में मिल गई है तो हो सकता है कि ये साल में सैलरी बढ़ जाएगी और टैक्सेबल अमाउंट बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। तो वो वाले केस में आपको 10 का फॉर्म भरना पड़ता है और आप वहाँ पे रिलीफ क्लेम कर सकते हो उससे। ओके, तो 89 ए में जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ, आप देख सकते हो। देन अगर ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे 17(1), 17(2), 17(3) और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो भी एग्जामेशन है वो आपने क्लेम कर लिए हैं, तो फिर डिडक्शन आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का मिल जाएगा। मीन्स जो भी आपकी नेट सैलरी बनेगी एग्जामेशन को काट के उसमें से डिडक्शन आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देन 16(2) में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो वाले केस में मैक्सिमम 5,000 होता है। एक कैलकुलेशन होता है उसका, लेकिन मैक्सिमम 5,000 आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपको ये मिल रहा है वो वाले केस में। अदर अदर केसेस में आपको नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्सेस जो भी बनता होगा आपके जो भी आपका फॉर्म 16 है उसमें देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपका पूरा जो सैलरी का जो पूरा मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि सैलरी की पूरी जो डिटेल है वो आपने फिल कर ली है, इतना समझ लीजिए। 17(1), 2, 3, 17(1) सैलरी प्लस अलाउंसेस, 72 परक्विजिट्स होगा, 73 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होगा। ये तीन जोड़ लोगे तो कह सकते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। ग्रॉस सैलरी में से आपको एग्जेम्पशन घटाने हैं। एग्जेम्पशन में अंडर सेक्शन 10 जो भी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो अलाउंस पे वो एग्जेम्पशन क्लेम करो तो आपको नेट सैलरी मिलेगी। नेट सैलरी में से ये 3 डिडक्शन जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हर किसी को मिलेगा, अगर सैलरीड पर्सन हो तो 50,000 तक मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स आपको देखना है कि आपका कितना प्रोफेशनल टैक्स कटा है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसे कि मैंने बोला कि वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है, अगर वो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस उनको प्रोवाइड किया गया है वो वाले केस में। तो इस तरह से आपको सैलरी की रिपोर्टिंग करनी है आईटीआर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको आईटीआर में आपकी सैलरी की जो डिटेल है उसे रिपोर्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।